Hey guys, you're watching Trekkie Speaks. मैं हूं आयुष एंड दिस इज अ वीडियो रिगार्डिंग मॉडर्न डे स्टोरेज स्टैंडर्ड्स। आज की तारीख पर आज के समय के लिए जो स्टोरेज स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कौन से हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर इंडिया की बात करें तो फिर हम स्टोरेज स्टैंडर्ड्स के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं मोबाइल स्टोरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोस्टली पीसीज का जो कंप्यूटर्स का स्टोरेज होता है, डेस्कटॉप्स का या फिर जो लैपटॉप्स में स्टोरेज स्टैंडर्ड चलता है उनकी बात कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में अभी भी जो कि अपने पीसीज पर सिर्फ जो हार्ड डिस्क है उसको अभी तक एक स्टोरेज स्टैंडर्ड के तौर पर प्रयोग करते हैं। मैं एक बीसीए स्टूडेंट हूँ, 4th सेमेस्टर का बीसीए स्टूडेंट हूँ और मेरे कॉलेज के लैब में भी हर पीसी में एक हार्ड डिस्क ही लगी हुई है। जबकि मैं आपको बता दूं कि एक हार्ड डिस्क का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो आज के स्टोरेज स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर करें, इवन 10 साल पुराने जो स्टोरेज स्टैंडर्ड्स हैं उनसे कंपेयर करें तो काफी कमजोर होता है। और मैं अगर आपको दिखा दूं, हियर इज द कंपेरिजन चार्ट। यहाँ पे कंपेरिजन चार्ट है एचडीडी और एसएसडी का। और मैं पहले आपसे ये बात कह दूं कि यहाँ पर जो बातें मैं कहने वाला हूँ वो एचडीडी और एसएसडी के कंपैरिजन में होने वाली हैं। मतलब अगर मैं ऐसा कहूंगा कि एचडीडी इज स्लोअर देन एसएसडी, मतलब वो इन टर्म्स में होगा मोटे मोटे तौर पर एसएसडी होती हैं वो हार्ड डिस्क से फास्ट होती है या फिर जो हार्ड डिस्क होती है वो एसएसडी से स्लो होती है। तो जो पहले पहले स्टोरेज स्टैंडर्ड था वो तो था हार्ड डिस्क या फिर एचडीडी। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लूँ एचडीडी के हार्ड डिस्क के, एंड यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं इनसे आपको समझ में आ जाएगा कि एक एचडीडी में कितने सारे पार्ट्स होते हैं। ये सब मैकेनिकल पार्ट्स हैं। यही कारण है कि जो एचडीडीज होती है, हार्ड डिस्क होती है, वो आपकी जो एसएसडीज होती हैं उनसे बहुत ही कम टॉलरेंट होती हैं, बहुत ही कम बर्दाश्त कर पाती है, सह पाती है जो आपके वाइब्रेशंस होते हैं। और आज के टाइम पर जो पीसीज आ रहे हैं बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, तो उनके जो केसेस होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे फैंस लगाने पड़ते हैं और वो फैंस ऑफ कोर्स वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। तो वाइब्रेशन से ये जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े मैकेनिकल पार्ट्स हैं, तो फिर वो कोर्स इधर उधर मूव करेंगे एंड एट द एंड जब हार्ड डिस्क बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगी और जो आपका डेटा है हार्ड डिस्क में वो ऑलमोस्ट नॉन रिकवरेबल सिचुएशन में आ जाएगा। तो इसी वजह से हार्ड डिस्क का यूज डिस्करेज किया जाता है। एंड मैं कंपैरिजन दिखा देता हूँ। अब मोस्टली ये माना जाता है कि जो डी रैम्स होती हैं, डी रैम एक रैम जैसा ही पार्ट होता है बट इट इज मच स्मॉलर और ये हैंडल करता है कि आपका मेमोरी जो इनटेक हो रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, वो क्या कैसे होगा और कौन कौन से मेमोरी सेल्स खाली हैं। डीरैम का ये काम होता है। फिर कैशिंग वगैरह आती है। खैर ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है जब आप हार्ड डिस्क की बात कर रहे हो। इंपॉर्टेंस इनकी तब से आती है जब आप एसएसडीज की बात करें। तो हार्ड डिस्क में तो आपको जो यूजुअल रीड राइट स्पीड है अराउंड 60 मेगाबाइट पर सेकंड की मिलती है। एसएसडीज है वो आपको अराउंड 100 मेगाबाइट पर सेकंड की सीक्वेंशियल रीड राइट स्पीड्स वगैरह दे देती हैं। तो यहाँ पर 8 से 10 टाइम्स का इंक्रीमेंट आ जाता है। यहाँ पर आप कुछ अच्छे एसएसडी ऑप्शन, SATA एसएसडी के ऑप्शंस देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं दरअसल आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जब SATA एसएसडीज के प्राइस कुछ बहुत ज्यादा नहीं पड़ते हैं तो फिर लोग हार्ड डिस्क के लिए क्यों जाते हैं। आज के टाइम पर जब कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर प्राइस क्वेश्चन नहीं होता है, बेटर टेक्नोलॉजी का यूज करना है कि नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर SATA एसएसडीज के प्राइस कितने अच्छे हैं। खैर मैं यहाँ पर अभी ये बात नहीं करूंगा कि किस एसएसडी में कौन सा कंट्रोलर है या फिर एसएलसी, क्यूएलसी, एमएलसी, टीएलसी वगैरह क्या है, फिलहाल के लिए कौन सी अच्छी है इस पर मैं बात नहीं करूंगा। उसके लिए खैर दूसरा वीडियो आ जाएगा। बस मुझे आपको यही बताना था कि जब बाकी सारी डिसएडवांटेजेस हैं हार्ड डिस्क के साथ तो क्या प्राइस की वजह से अवॉइड किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्राइसेस कैसे हैं। आपको 10 गुना बेहतर स्पीड्स मिलती है एसएसडीज में और ये वाइब्रेशन से भी टॉलरेट होती है। एसएसडी का कांसेप्ट आया कहां से, ये मैं आपको बता दूं कि आप अगर अपने स्मार्टफोन्स की तरफ देखें, स्मार्टफोन्स में आप जो मेमोरी कार्ड्स यूज करते हैं इसमें जो फ्लैश चिप होती है, यही फ्लैश चिप को एसएसडीज में यूज किया जाता है और इन्हीं फ्लैश चिप से आपकी एसएसडीज बनती है। ये खैर SATA एसएसडीज की लिमिटेशन होती है कि वो 600 मेगाबाइट पर सेकंड के ऊपर नहीं जा सकती है। आपको एक हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में काफी अच्छी स्पीड्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको टॉलरेंस भी बहुत अच्छा मिलता है। मतलब कई बार होता है कि हाई टेम्परेचर पर, हेवी लोड पर रेगुलर काम करने के कारण हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती हैं। बट यहाँ पर एसएसडीज में ड्यूरेबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो फिर कोई हीट नहीं जनरेट होती क्योंकि यहाँ पे कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो आपकी कोई हीट नहीं जनरेट होगी। आपके इस डिवाइस की जो स्टोरेज की लाइफ है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूं कि अब इसके बाद एनवीएमईज क्यों आई। दरअसल जो फ्लैश चिप का कॉन्सेप्ट था तो बहुत अच्छा, बट जो SATA इंटरफेस था, लास्ट अपडेट हुआ है SATA इंटरफेस में, SATA 3 के कारण जो फ्लैश चिप की जो स्पीड्स है, फ्लैश मेमोरी की जो स्पीड्स है, वो पूरी यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी। तो इन्हें पूरा यूटिलाइज करने के लिए बाद में कॉन्सेप्ट आता है एनवीएमईज का। एनवीएमई फुल फॉर्म होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, और आज के समय का यही स्टोरेज स्टैंडर्ड है। मतलब आपके जो पीसी में PCI एक्सप्रेस के जो स्लॉट्स होते हैं, जो PCI एक्सप्रेस के जो लेन्स होती है, इनमें एसएसडीज लगती है, क्योंकि PCI एक्सप्रेस के जो स्लॉट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन डिवाइसेस को होल्ड करने के लिए जो कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर डिमांड करते हैं। जैसे कि आपके पीसी का ग्राफिक कार्ड, तो वो PCI एक्सप्रेस स्लॉट में लगता है। जो एनवीएमई का जो स्लॉट है वो भी आपके ग्राफिक कार्ड के बगल में आ जाता है और इसे भी कुछ लेंस वगैरह अलॉट कर दी जाती है और इस वजह से बहुत ही हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है। PCI एक्सप्रेस की
पर जेन स्पीड्स आपके सामने है। फिलहाल के मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर साइज और भी छोटा हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं इमेजेस दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर कुछ SSDs है। मतलब बहुत सारे लोगों की ये आदत है कि जो NVMe होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस होती है, उसको भी इसी नाम से संबोधित करते हैं, जो कि है SSD। बट मैं ट्राई करता हूँ कि कोई डिफरेंशिएशन दोनों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि स्पीड्स यहाँ पे फार सुपीरियर होती है देन SATA SSD। तो मैं इन्हें NVMe ही बोलता हूँ। और ज्यादातर जो इंटरफेस जो स्लॉट चलता है वो M.2 2260 या 2280 का चलता है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक 80 mm के स्लॉट में लगती है। ये अलग अलग कीज के साथ भी आती है और बहुत लोग सस्ते के चक्कर में M.2 SATA SSD उठा लेते हैं। और M.2 SATA SSD सस्ती तो आती है, बट ये SATA इंटरफेस से ही डेटा ट्रांसफर कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि PCI Express जो आपकी लेंस है उनसे कोई मतलब नहीं है, तो आपको डेटा स्पीड्स बहुत कम मिलती है इन कंपेयर टू अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस में स्पीड्स कितनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्रिस्टल डिस्मार्क को खोल लेता हूँ। क्रिस्टल डिस्मार्क का जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यहाँ से आप अपनी ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी सी ड्राइव है मेरी NVMe, जो कि है सैमसंग की 980, एक PCI Express Gen 3 NVMe है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस है। बेंचमार्क उसे रन करते हैं। यहाँ पर अगर मैं ऑल में क्लिक करूंगा तो ये जो सीक्वेंशियल के 2 बेंचमार्क्स हैं और रैंडम के 2 है, सब रन करने लगेंगे एंड फॉर ईच यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं टाइमिंग वगैरह। खैर यहाँ पर ठीक ठाक स्कोर्स के लिए मैं यहाँ पर 5 मिनट्स ही लगा रहने देता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। माफ करिएगा, मैं वीडियो का ये पार्ट बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप सीक्वेंशियल और रैंडम रीड राइट स्पीड्स देख सकते हैं। यार जो रीड स्पीड्स है, जो आपको स्पीड्स प्राप्त हो रही है, उनकी पीक स्पीड्स है। मतलब सबसे छोटी में सबसे ज्यादा स्पीड आपको क्या देखने को मिलेगी, वो स्पीड्स हैं ये सीक्वेंशियल स्पीड्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जिन स्पीड्स को एनकाउंटर करेंगे, जो स्पीड आपको देखने को मिलेगी, वो ये रैंडम स्पीड्स ही होने वाली हैं। तो ये है मेरी सी ड्राइव के बारे में। दीज आर द स्पीड्स रिगार्डिंग माई सी ड्राइव। और मेरे सी ड्राइव में लगी हुई है मेरी NVMe, जो कि है सैमसंग की 980। तो अब यहाँ पर बेंचमार्क स्टार्ट कर देते हैं अपनी SATA SSD का, जो कि है गीगाबाइट की 240 GB। तो लेट मी जस्ट हिट ऑल। अब स्क्रीन पर आपके सामने जो स्पीड्स हैं वो मेरी SATA SSD की हैं, जो कि मेरी D ड्राइव है, मेरी 240 GB की गीगाबाइट की SSD। एंड जो पीक स्पीड्स यहाँ पर आपको प्राप्त होती हैं वो अराउंड 560 मेगाबाइट पर सेकेंड है, और राइट स्पीड पीक में अराउंड 500 मेगाबाइट पर सेकेंड है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये रैंडम स्पीड्स ही देखने को मिलेंगी। आई फील कि जिन लैपटॉप्स या जिन डिवाइसेस में, जिन डेस्कटॉप्स में ऑप्शन नहीं होता है अवेलेबल M.2 स्लॉट का, PCI Express जिन लेंस M.2 स्लॉट में अलॉट नहीं होती हैं या स्लॉट ही प्रेजेंट नहीं होता है, तो उनके लिए बेस्ट यही है कि वो SATA SSDs के लिए चले जाएं, क्योंकि SATA SSDs बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी होती हैं और आपको कहीं ज्यादा अच्छी स्पीड्स इन बोथ टर्म्स, रीड और राइट दोनों, आपको देखने को मिल जाती है। तो आई फील कि सबको SSDs के लिए ही जाना चाहिए। थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, लेकिन अब तक जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो बहुत कम हो चुका है। अगर हम SSDs की बात करें, इवन NVMe अगर मैं पहले जो सिनेरियो, जो सिचुएशन रहती थी, उसकी अगर मैं बात कर लूं, तो आपको बता दूं कि पहले NVMe का कॉस्ट इतना हाई होता था कि इवन PCI Express Gen 3 में भी लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते थे कि उन्हें कभी अफोर्ड कर पाएंगे। बट आज के टाइम पर अगर आप 6000 खर्च करने निकलते हैं, मीन्स ट्वाइस ऑफ अ प्राइस ऑफ अ हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क का अगर आप डबल स्पेंड करने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर आपको 1 टेराबाइट का स्टोरेज आराम से मिल जाता है। और मैं अच्छी ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ विथ SLC कैशिंग, DRAM वाली SSDs। मैंने अभी Samsung 970 वगैरह का देखा था। So I feel that's all for this video, and if you like my stuff, please like and share my video and subscribe to my channel. You have been watching Trek Speaks. Thank you.